सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं जो सिचुएशन बांग्लादेश में आज पैदा हुई और अवामी जो इनकलाब था उसके सामने हसीना वाजिद का जो इक़्तिदार है वो ना ठहर सका। कोटा सिस्टम के खिलाफ ये एहतजाज शुरू हुआ था और 15 साल यूं इक़्तिदार हसीना वाजिद का ख़त्म हो गया। ये वही हसीना वाजिद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई में पेश रहती हैं, जिन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करे उसे सजा दो। और आज उन्हीं के इक़्तिदार का ऐसा शर्मनाक खात्मा हुआ है कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ की जानिब से दी गई 45 मिनट की डेडलाइन से कबल ही हसीना वाजिद मुल्क से भाग गई और उनके जाने के बाद इस्तीफे की खबर सामने आई। बांग्लादेश में गुज़श्ता माह कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा ने एहतजाज शुरू किया था। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरी को अच्छी तनख्वाह की वजह से काफ़ी अहमियत दी जाती है, लेकिन सरकारी नौकरियों का 1/3 उन अफराद के अहले खाना के लिए मखसूस है जिन्हें बांग्लादेश में जंग आज़ादी का हीरो माना जाता है। लेकिन बांग्लादेशी नौजवानों ने कहा कि ये कत्ल है मेरिट का, ये जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके साथ टोटली इनजस्टिस है। कोटा सिस्टम पर एहतजाज का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी 2018 में तलबा के बड़े एहतजाजी मुजाहरों के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद रोक दिया था। लेकिन 1971 यानी 1971 की जंग में शरीक होने वाले अफराद के अहले खाना ने हाई कोर्ट से रुजू किया और गुज़श्ता माह ये कोटा बहाल कर दिया गया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, जिनमें 100 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। बात सिविल नाफरमानी तक जा पहुंची, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और मुजाहिरीन पर हमने देखा कि किस तरह तशद्दुद किया गया, गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया गया, जिसका अंजाम बिल आखिर हसीना वाजिद के इस्तीफे पर हुआ। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके ये कोटा सिस्टम तो बहाल कर दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा ये मुजाहरे शुरू हो गए और फिर हमने देखा कि किस तरह से 1 पॉइंट एजेंडा हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हों ये लेकर अवाम सामने आई। और आज हमने देखा कि किस तरह ज़बान खल्को नकारा खुदा समझो, इस चीज़ को देखते हुए जो सारी सिचुएशन हमारे सामने हुई, हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई, उनको आज सरेंडर करना पड़ा। अब सारी सूरत जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसी गलतियां थीं, ये हालात इस नहज पर क्यों पहुंचे, हसीना वाजिद हुकूमत की क्या गलत पॉलिसियां थीं जिसमें इतना इश्तियाल हम देख रहे हैं कि अवाम में आया। सारे डिस्कशन करते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं पर हम सवालात सामने रखेंगे। मैं तारुफ करवा देती हूँ मेहमानों का। इत्तशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हमारे साथ हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं इत्तशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, ये आज तो जो कहते हैं ना कि जब सारी सिचुएशन में अवाम जब आती है तो अवाम की विल के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर पाती। सर, आज ये हुआ क्या बांग्लादेश में, किन वजूहात आप क्या समझ रहे हैं कि जिसकी वजह से हालात इस नहज पर पहुँचे और फिर ये बिल आखिर सरेंडर करना पड़ा? हमने ये रीजनल सतह पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस भी अपनी जगह मौजूद हैं। अभी आपने कोटा सिस्टम का जिक्र किया, बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था और अल्टीमेटली ये बहाल हुआ सुप्रीम कोर्ट से और मामलात खराबी की तरफ जाना शुरू हो गए। इन सारे जो हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट थी, इसको बढ़ोतरी मिलती है जब इसमें 2 एलिमेंट और शरीक हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, मावराए अदालत किलिंग को हुक्म दिया था हसीना वाजिद ने और आपने देखा कि तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग जो है वो कहा जा रहा है कि वो मारे गए। इसमें एक इतला है कि शायद इससे भी ज़्यादा है और इंजर्ड होने की तादाद जो है वो कहते हैं 1000 से भी ज़्यादा है। दूसरी वजह बनी इसकी, तीसरी वजह बनी कोटा सिस्टम, मावराए अदालत खत्म और इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन वाला मामला था इसने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो एक परेशानी का मामला पैदा किया। फिर हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो इशूज़ हम देख रहे हैं कि जो आगे चल के हमारे लिए परेशानी की बाइस बन सकते थे, वो उसमें ये थी कि अब हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत ने क्या करना था, हसीना वाजिद ने अल्टीमेटली जाने का फैसला किया और उसको फैसिलिटेट किया आर्मी चीफ ने। ये कोई मिलिट्री इंटरवेंशन एज सच नहीं है और आपने देखा कि जिस अंदाज से उनको कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से चले जाएं और वो मीडिएशन इस वक्त कर रहे हैं बाकी सियासी जमातों के साथ। अब मसला ये कि ये मसला आगे हल कैसे होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा ये सेटबैक है मोदी के लिए अपना, क्योंकि मोदी चंद दिन पहले ही आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको रिसीव किया था हसीना वाजिद को और इनके तलबात बहुत आगे चले गए थे। और नतीजतन हम देख रहे हैं कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ भी इनके हालात खराब हुए। जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की, एक किस्म की शट अप कॉल दे दी हसीना वाजिद ने कि हम बात नहीं करेंगे, पीछे मोदी साहब खड़े होते थे। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट।
व्हाट टेक्स्ट में तो ये आ रहा है कि ये जो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी खराब हुई है। मैं आज सुन रहा था बीबीसी पे, आमना इलिनॉय में एक बड़े माहिर प्रोफेसर हैं, बंगाली हैं वो, उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस अपहीवल इज कि हमारी इकोनॉमी डिस्टॉर्ट कर दी गई थी और फिगर फज करके पेश किए जाते थे और ये कहा जाता था कि जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान। उन्होंने कहा ये गलत है। इवन ये कहते थे कि जी ये भारत से भी बढ़ के तेजी से आगे इकोनॉमी जा रही है। उन्होंने कहा ये गलत है और ये फिगर फज किए गए। उन्होंने कहा आप देख लें कि ये सो कॉल्ड इनके 50-55 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, अल्टीमेटली कहाँ आके 30-35 बिलियन पे खड़े हो गए। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जी बढ़ा चढ़ा की चीजें बयान की गई। दूसरा हमारे कॉन्टेक्ट में ये है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जब भी बात हुई इन्होंने शटअप कॉल दे दी कि बात नहीं हो सकती थी। अब देखना है कि इसके आगे नताइज क्या होंगे। आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि ये 2009 से बैठी हुई थी, उसके बाद जितने आप देखने 3 इलेक्शन हुए हम ना, सारे के सारे मुकाबले में जो भी आया उसको मार दिया गया, इस रास्ते से हटा दिया गया। तो अब यही लग रहा है जिस अंदाज से खालिदा जिया को जेल में रखा, बुरे हालात में नहीं, उनके साथ जो किया गया, फिर कोई ओपनर नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जमात इस्लामी के आज भी लोग जो है ना चुन चुन के ऊपर कत्ल किया गया और अपनी अदालतों के जरिए उनको करवाया गया। तो वहाँ पे लोग वहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि जी क्या सही मानों में यहाँ जमहूरियत आएगी और ये हमें जो गलत बयानी करके हमारी इक़्तिसादी हालत को बढ़ाया गया था वो कहाँ है। और इसमें देखिए हमने सबसे ज्यादा वो कहते हैं जो मसला फौरी बना है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना उनके लिए तालीम हासिल करने के बाद जॉब नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कह रहे हैं 10-11% से ज्यादा पढ़े लिखों में हो गया था। वो एक बड़ी वजह बनी जो सड़कों पे आए। आज आपने देखा कि बांग्लादेश का बुरा हाल है। जी बिल्कुल ठीक है शाह साहब, 170 मिलियन की आबादी में से 32 मिलियन जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं और या गैर तालीम याफ्ता हैं। एक ये सिचुएशन का सामना था। दूसरी सिचुएशन अगर देखी जाए, जिस तरह से वहाँ पे होने वाले इलेक्शंस उसके हवाले से कहा जा रहा था जी जो इलेक्शंस थे वो मुतनाज़ थे क्योंकि आपने अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया था, जो सारी वहाँ पे सिचुएशन बनी। फिर अपोजिशन जमातों के साथ उनके अरकान अगर बाहर आते हैं तो आप उनको दहशतगर्द कह देते हैं। ये सारी सिचुएशन भी, और फिर उसके बाद हमने देखा किस तरह से वहाँ पे इंटरनेट पर जो पाबंदियाँ आयद की गई। ये बहुत सारी सिचुएशन हमारे सामने मौजूद है। यानी अगर आप ये वाली रास्ता अपनाएंगे तो फिर हम देख रहे हैं कि आज क्या सिचुएशन वहाँ पर पेश आई है। एक तो इस पे नज़र डालिएगा, दूसरा आप क्या समझते हैं कि अब बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है, आगे हालात क्या बनेंगे? बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में देखिए इकोनॉमिक कंडीशन की जो मौजूदी हालात हैं और साथ साथ जो ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक एक्सट्रीमिस्ट अगर आप स्टांस लेते हैं, एक ऑटोक्रेटिक रूल चाहे आप वो सिविलियन डिक्टेटरशिप की शक्ल में हो या वो बादशाही निज़ाम की शक्ल में हो, मेरे ख्याल से अब शायद ऐसे हालात नहीं है कि जिसके अंदर लोग बर्दाश्त करते हैं। और हमने देखा कि अरब स्प्रिंग के अंदर ये जो चीज़ें हुई उसके बाद किस तरीके से एक पूरा शिफ्ट आया। और अगर अब आप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर और बांग्लादेश शायद इस रीजनल एक बहुत बड़ी चेंज का एक पेशगामा भी साबित हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर आप किसी भी तरीके से बाय फोर्स बादशाहत कायम करना चाहते हैं या जमहूरियत जिसको आप सिविल डिक्टेटरशिप की शक्ल में पिछले 14-15 साल से आप जो है ना अपनी मर्जी की हुकूमत करते रहे, आप जो है कोटा सिस्टम अपार्ट बाकी चीजें मेरे ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो एक अपोजिशन को भी दीवार से लगाया गया था। और दूसरा हसीना वाजिद का जो स्टांस था मेरे ख्याल में वो उनकी लेगेसी, आज मैंने देखा एक तस्वीर देखी सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर कि शेख मुजीबुर रहमान जिसको ये बंगाल के लोग कहते हैं कि शायद वो एक बानी थे बांग्लादेश के, और हमारे लिए बदकिस्मती ये है कि एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का 2 लाख जब हुआ तो ज्यादा आबादी हमसे चली गई और उन्होंने अपनी उस आइडियोलॉजी के चेंज किया। पाकिस्तान का जो बेसिक बेस था या उसकी आइडियोलॉजी थी वो ढाका के अंदर जो है वो डेवलप हुई, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती मुसलमानों की आपस के एक एक्सट्रीम टेंडेंसी और स्टांस की वजह से आज हम देख रहे हैं कि 71 के वाकयात और उन 71 के वाकयात के ऊपर शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी सियासत करती रही है तो शायद ये बहुत बड़े हीरो थे जिन्होंने जो है वो मुल्क बनाया बंगालियों के लिए। और उसके बाद जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से उनको मराद दी जाती रही, और यही एक ऐसा गिव एंड टेक का मामला था जिसके ऊपर ये पार्टी जो है वो पनपती रही। लेकिन आखिर में देखें कौन लोग थे, वो बच्चे, वो यंगस्टर जो कि एक नया ब्लड था, वो मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से ना बादशाही निजाम को एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो ऑटोक्रेटिक निजाम को एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो डिक्टेटरशिप को कर रहा है। तो ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि आपको पॉलिसी भी चेंज करनी होगी और अब वो जो आपकी एक कहते हैं ना कि जल्दी पुश्ती इनहेरिटेड पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर भी लोग बिलीव नहीं करते, लोग पॉलिसीज के ऊपर करते हैं, लोग अपने इशूज के ऊपर करते हैं। और नौजवान तबके का इशू क्या है? बेरोजगारी है, अच्छा रोजगार है,
साथ साथ तालीम के मौके हैं, अच्छी जिंदगी है, ये उनका एक विजन है। जब आप 50-60 से ऊपर के जो लोग हैं, मेरे ख्याल में वो तो इसी आइडियोलॉजी के साथ जिंदा रहे कि शायद उन्होंने मुल्क बनाया और बड़ा कमाल हुआ। अब आगे मुल्क जिस हैसियत से चल रहा है, दूसरा देखिए थोड़ा बहुत आप अगर जीडीपी को देखें, इंडियन जीडीपी के लिहाज से अपने आप को समझते हैं कि वो छठे नंबर पे उनको काउंट किया जाता है कि जिस तरीके से आपको किस्म की एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर दिया जाता है। लेकिन पर अगर जीडीपी पर कैपिटा को देखें तो इंडिया जो है 140वें नंबर पे, और यही बांग्लादेश की इकोनॉमी का भी हाल है। तो मेरे ख्याल में बड़ा रियलिस्टिक ये सोचना होगा, और ये एक मैसेज है, सबक भी होना चाहिए दूसरे लोगों के लिए कि अगर आप इस तरीके से एक स्टबर्न एटीट्यूड पे जाएंगे तो मुल्क किस हद तक जा सकता है। अब फ्यूचर की जो आपने बात की, मेरे ख्याल में आप नहीं कह सकते कि जो मिलिट्री है वो किस तरीके से इस चीज को रन करती है, लेकिन शेख हसीना वाजिद साहब के बेटे का एक ट्वीट मैंने देखा जिसमें वो मुतालबा कर रहे थे कि जी जमहूरियत को जो है वो तोड़ना नहीं चाहिए, जमहूरियत को जाना नहीं चाहिए। अगर अब आप समझते हैं कि यूनिफॉर्म के अंदर एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, क्या शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बांग्लादेश के अंदर क्या एक सिविल डिक्टेटरशिप नहीं थी? मेरे ख्याल में अभी बड़ा जो है क्रूशल वक्त है बंगाल के लोगों के लिए भी है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, और तमाम खित्ते के ममालिक के लिए भी। देखना ये होगा कि मिलिट्री कैसे रिस्पॉन्स करती है। मेरे ख्याल में इसके बारे में प्रेडिक्ट करना शायद कब तक वक्त होगा, किस वक्त किसी का स्टांस बदलता है, किस वक्त वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। क्योंकि इससे पहले भी बंगाल की तारीख भी हमें बताती है बांग्लादेश की, ऐसा हुआ है। इरशाद हुसैन साहब थोड़ी देर के लिए वो भी आए तो उन्होंने कहा जी अबूरी हुकूमत होगी, उसके बाद हम हुकूमत ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हुआ क्या? मेरे ख्याल में इंतजार करना होगा, चंद दिनों के अंदर शायद पोजीशन वाज़ेह हो जाए। ठीक है, जुल्फिकार साहब आपकी जानिब आ रही हूँ। श्रीलंका बांग्लादेश जैसे हालात, वो रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर ना किया जाए, ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है, कुछ लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सिमिलर सिचुएशन है, ये कंपैरिजन ड्रॉ करना बनता है? जी जुल्फिकार साहब। कनेक्शन हम उनसे बहाल करने की कोशिश करते हैं। ये जो सारी सिचुएशन बनी है, मैं डॉक्टर साहब की जानिब यही सवाल रखूंगी। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ रही हूँ, सुन पा रहे हैं तो ये ज़रा बताइएगा, ये जो अभी हम हाफिज नईमुर रहमान साहब का भी स्टेटमेंट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रास्ता जिस तरह से अभी वो एक तहरीक लेकर चले हैं, और ये सारी सिचुएशन में उनकी जानिब से भी बारहा कहा जा रहा है जो बिजली के बिल भर रहे हैं और जो इस वक्त मुआहदे किए गए हैं IPPs के साथ, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि सिविल अनरेस्ट की जानिब मामलात ना जाएं। बांग्लादेश में जो सारी सिचुएशन हुई, इस हवाले से उनका ट्वीट भी आया, ये स्टेटमेंट भी आया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने तज्जियाकारों की जानिब जाएंगे, इस हवाले से मजीद तज्जिया लेंगे। वेलकम बैक। बांग्लादेश में आज जो सूरत हाल पैदा हुई, इस पर हम अपने तज्जियाकारों से उनकी राय ले रहे हैं। शहजादा जुल्फिकार साहब, ये जो अभी आज हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, उस पर हमने हमारे दीगर जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो रोशनी डाली, आपने सुना होगा। मैं चाहूँगी इस पॉइंट को भी ज़रा रेज कीजिएगा, चूँकि लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कि आजकल एक लीड भी कर रहे हैं एक धरने की सिचुएशन को, वो ये कह रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा करने पर मजबूर ना किया जाए। आपको लगता है कि सिमिलर सिचुएशन है और ये जो कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है ये ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता। बिल्कुल देखें, ख्वाहिश हो सकती है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन आपस में यही लीडर जब बैठते हैं तो ये फिर हैरानगी का इजहार करते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, बिजली यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो ज़्यादा, पेट्रोल की कीमतें, लोग क्यों नहीं निकलते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये आज की सूरत हाल है। ये ज़रूर एक हो सकेगा कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसके असरात कुछ थोड़ा बहुत अगर पड़ जाएं कि लोगों में कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टीज़ करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद मुखलिस नहीं है। जो अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त बटी हुई हैं, अगर वो अवाम की भलाई चाहते हैं तो वो लोगों को पुरअमन एहतजाज पे आमादा करें। कितने लोग होते हैं उसके? आज मेरे ख्याल में बहुत ही एक ऐसा मसला है जो अवामी लोगों को, जो अवाम को बहुत ज़्यादा इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। क्यों लोग दूसरे शरीक नहीं होते? दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ जमात इस्लामी के इसका जो एक बिजली के मसले पर वो कर रही हैं बात, एहतजाज दिए हुए, क्यों उसके धरने में जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जाके शरीक हो ना? अवामी मसला है।
तो मुझे नहीं लगता, कि वो आपस में एक पॉइंट पे आते हैं। शायद खौफ उनको है कि हम जाएंगे तो जमात इस्लामी ने पहले से मसला वो कर दिया, गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट की चीजें रिजॉल्व करेंगी, तो फिर क्रेडिट किसको जाएगा? जमात इस्लामी को जाएगा। तो हम उनको क्रेडिट क्यों दें? ये भी एक है। और अगर आप देखें बटे हुए जी, अभी आप इलेक्शन अभी हुए थे, अभी हाल में इलेक्शन हुए, तो मुझे बताएं कि जो बांग्लादेश जो ये अवामी लीग के मुकाबले में बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी ना, तो उसमें धांधली के भी इल्जाम लगे, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। शेख हसीना के लिए बिल्कुल रास्ता हमवार हो गया। आज शेख हसीना को लोग मानते हैं कि उन्होंने जिस तरह तरक्की दी और जिस तरह से माशी तरक्की दी, लेकिन शायद उससे ज़्यादा जो तज्जिया अभी तक तज्जिया आ रहा है कि उनका एक गरूर और एक उनका जो एक वो सख्त रवैया जो है, लोग अवामी गुस्सा इसलिए वे उभरा। और अगर ये एक बात सही है कि अब ट्रेंड शायद चेंज हो, अगर ये बात सही है, अभी तक तस्वीर मैंने नहीं देखी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट देखा है कि शेख हसीना वाजिद जो है उनके जब घर में लोग घुसे हैं, वहाँ मुजस्मा था शेख मुजीब का, उसको गिरा दिया जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, शेख मुजीब का मुजस्मा लगा हुआ है, मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं, वो कोई और जगह हो सकती है जी। अगर ये सही है कि शेख मुजीब के जो है उसके मुजस्मे को भी गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इस्लामी प्रो इस्लामी जो लोग हैं उनका एक गुबार होगा और लोग भूल जाएंगे कि आज़ादी की जंग, उनकी आज़ादी की जंग किसने लड़ी किसने नहीं लड़ी, उनको लोग छोड़ देंगे। जिस तरह से एक खबर आ रही थी कि ये जो कोटा सिस्टम था उसमें उन लोगों को एब्लॉज किया जाए जो आज़ादी की जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया है, और लोगों का इस तरह से बिपर जाना, लोगों का इस तरह से उस पर गुस्सा दिखाना, तो वो फिर एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस्लामी जो प्रो इस्लामिक, क्योंकि जब तक ये थी इन्होंने उन लोगों को सबको फांसियाँ लगाई जिन्होंने आज़ादी के खिलाफ काम किया, उस पे अभी तक और इनको सब प्रो इंडिया कहते हैं, तो फिर एक प्रो इंडिया जो है इंडिया से करीब थी, अपनी आवाम से दूर थी, और तभी वो समझ नहीं पाई कि ये जो इश्तियाल है किस हद तक जा चुका है। जी नहीं, मैं उसमें मैं से तो आपकी हाफ बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी बात से मैं ये कि देखें, उन्होंने इंडिया से वो करीब थी, उनकी वजूहत क्या है वो आप देखें कि वो इंडिया से इसलिए करीब थी, पाकिस्तान से दूर हुई, पाकिस्तान से उन्होंने पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझा, इंडिया को उन्होंने करीब से इसलिए कि वहाँ से तमाम सपोर्ट ड्रा करती थी और उनकी मसनूआत वहाँ जाती थी, उनके इंडियन मसनूआत वहाँ आती थी, ये उसको उन्होंने सहारा दिया। अब बात आ गई जो लोगों से आपने कहा दूर की बात, लोगों को तो रूल किया उन्होंने 12-14 साल तक उसको वो किया, लेकिन उन्होंने जो अपोजिशन जमातें हैं उनको बिल्कुल दीवार से लगा के रखा, और उस अपोजिशन जमात का जो एक असर तो लोगों में था। और ये इलेक्शन आप देखें ना कि उनकी मायूसी देखें अपोजिशन जमातों की, उन्होंने बाइकाट कर दिया। बाइकाट में शायद हसीना वाजिद ने समझा कि मेरे लिए रास्ता बिल्कुल वो हो गया, लेकिन उन्होंने इस तरह इकदाम जल्दी शुरू कर दिए जो बैक फायर हुआ। बैक फायर की वजह से अब उनको पास, उन्होंने कहा शायद इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, कर्फ्यू ये वो नहीं हो सका, उनको जाना पड़ा। अब वो एक डिक्टेटर की शक्ल इख्तियार कर गई थी, लोगों ने कहा ये एक डिक्टेटर अभी जो है वो है, लिहाजा इनके खिलाफ खड़े हो, वो बिल्कुल नहीं। अब वो निकल गई हैं, अब इसके बाद डिपेंड करता है क्या इकोनॉमी पे क्या असरात पड़ेंगे, क्या वो दूसरे ममालिक जो है हमसाय ममालिक के साथ किस तरह ताल्लुकात रखेंगे। फौज इलेक्शन कराती है, पूरी हुकूमत तो कह रही है कि आप फौज पूरी हुकूमत कराएगी, और वो फौज को जिस तरह दबा के रखा था उन्होंने, अब फौज खुद उसका क्या रोल होगा नए उसमें बिल्कुल। और एग्जैक्टली विल ऑफ जो पीपल है बी रिस्पेक्टेड, ताकि ये सारी सिचुएशन पैदा ना हो। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी सामने एक और स्टोरी है। जिस तरह से आज DGISPR ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर दो टोक अंदाज में कहा कि 9 मई से मुतालिक फौज का मौक़िफ़ वाज़े है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। बयानिए बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि कोई झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो अफवाज पाकिस्तान ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेगी। बैरून मुल्क से जो मुहिम चलाई जा रही हैं, हमें मालूम है कौन और क्यों चला रहा है। सियासी लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं, सरकारी दौरों पर एहतजाज के लिए पैसा लगाया जाता है। वो चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार फैले जिससे उनको फ़ायदा हो। एक माफिया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता।
फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। मुख्तलिफ पहलुओं पर उन्होंने बात भी की। साथ ही साथ जो इस वक्त बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जानिब से जो सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा ये प्रॉक्सी हैं दहशतगर्दों की। अब ये मुख्तलिफ सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। हमारा सवाल ये है कि इस तरह से बानी पीटीआई की जानिब से एक बार फिर ऑफर की गई है और कहा गया है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, लेकिन आज दूसरी जानिब से फिर जवाब सामने आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि जी हमारा मौक़िफ़ 9 मई पे तब्दील नहीं हुआ। तो क्या एक बार फिर वाज़ेह जवाब मिल चुका है और अब इसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे चलना चाहिए? क्या मुज़ाकरात अब होंगे, नहीं होंगे? सारी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांगनी चाहिए? मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करते हैं। तो शामुल हक साहब, आपका मैं तज्जिया चाहूँगी पहले सारी सिचुएशन पे। पहले ही मैं बात कर रहा था और मेरी बात हो रही थी एक साहब से और मैं उनसे यही बात कर रहा था। मैंने कहा देखें, हमारे टेलीविजन चैनल पिछले 1.5 महीने से ये बातें कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है, फना आदमी है, कभी किसका नाम आता है, लेफ्टिनेंट जनरल लोधी का नाम आया है, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ। उसके बाद फिर और बीच में लोग आया, फिर एक आया जी के ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने जाके जेल में इनसे मुलाकात की बानी पीटीआई से और उनकी 3 शराइत रखी। उसमें ये बात है जी जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे बात नहीं बनेगी। अब ना यकीन करें, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं बैठ के खबरें घड़ी जाती हैं और माजरत के साथ शायद हमारे चैनल्स पे भी लोगों के पास टॉपिक्स की कमी है और अंदर की बातें वो कहती हैं सिर्फ 5-7-10% हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, बाकी ज़ेबे दास्तां के लिए। तो सर ये सियासतदानों के पास भी क्या टॉपिक की कमी है? कमर जमान कायरा साहब भी कह रहे थे बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। देखिए ना, अब साहब ये कहते हैं बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, उनके पार्टी के बाकी लोगों को सुने, कुंडी साहब को सुने, बाकी लोगों को सुने तो वो कंट्राडिक्ट कर देते हैं कि जी नहीं, हमें तो नहीं पता, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। देखिए सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी PMLN तो बातचीत के बारे में वो कहते हैं बातचीत हो ही नहीं रही है, ना होनी चाहिए जब तक उनका भी मौक़िफ़ है बानी पीटीआई माफ़ी नहीं मांगते या सॉरी करके अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं आते, डिनाउंस नहीं करते। अब ये तीसरी बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR किया तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आमना उन्होंने दे दिया है कि ये जो कहा जा रहा है कि जी 9 मई को भुला के आप आगे चले जाएंगे तो ये नहीं होगा, दिस विल नेवर हैपन। और ये उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके लिए जब तक आप अपने आप को पीछे नहीं करते, इसकी मजम्मत नहीं करते, चलें माफ़ी ना मांगे, कोई जिसको कहते हैं कि आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं ले लेते कि चलें ठीक है, कोई ऐसे आदमी आगे ले आए, आप कुछ अर्से के लिए खामोश हो जाएं और वो आपके ब्याह पे बात करें। अब तो सवाल ये कि आप बार बार कह रहे हैं कि जी आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करें, वो कहते हैं कि जी हमने आपसे बातें नहीं करनी, आपने बात करनी है तो आप सियासी जमात से बात करें, आप जाके हुकूमत से बात करें। हुकूमत का मौक़िफ़ भी अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन सख्त हो रहा है। वही राना सनाउल्लाह साहब जो चंद दिन पहले तक कह रहे थे कि जी ठीक है बातचीत होनी चाहिए, अब वो भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना वो भी यही, तारड़ साहब ये बातें कर रहे हैं कि जी इन हालात में इनसे कोई बात नहीं हो सकती। तो मेरा अपना ख्याल है, आप ना तज्जिए के तौर पे देखें इस वक्त जो आप बंद गली में कौन है, आप भले इख्तलाफ करें ना करें, अच्छा गलत कौन है सही कौन है, लेकिन सवाल ये वो कहते हैं कि आपका पाँव जो है ना, आपका हाथ एक बड़े पत्थर के नीचे आ जाए तो आप उसको तेजी से ना खींचें, उसको आहिस्ता आहिस्ता खींचने की कोशिश करें ताकि आपका हाथ बाहर आ सके। सूरत हाल ये है कि 1 साल जेल में रहने के बाद सियासी तौर पे लोग नहीं आ सके, तीसरी कॉल दी उन्होंने, वो नाकाम होगी, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे। अब सवाल तो है कि अवामी दबाव बढ़ाने के लिए, रैली निकालने के लिए आप कुछ करेंगे तो फिर लोग आपके साथ आएंगे ना, वो लोग नहीं आ रहे। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये तो एक बात सिरे से गलत साबित होगी कि बातचीत हो रही है, कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। बात एक ही है कि 9 मई जो है ना, जब तक इसको रिजॉल्व नहीं करते, बात आपने कहा इसको डिनाउंस करना पड़ेगा, उस पर माफी अपोलोजाइज करेंगे तो फिर शायद मामला आगे बढ़े। शाह साहब, आप समझते हैं अगर माफ़ी आ जाती है, लेट्स अज्यूम के आगे जाके अब सूरत हाल नहीं आगे बढ़ी और बानी पीटीआई इस बात पर राजी हो जाते हैं, तो फिर क्या वहाँ से बातचीत शुरू हो जाएगी जहाँ से आज जवाब आ गया कि जी हमारा जो 7 मई 2023 को मौक़िफ़ था वही आज मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल में आमना शायद ये हम क्यों इन तमाम इदारों से अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मीडिया कम्युनिकेशन क्यों हो रही है और इतना गैप क्यों है? बाकी सियासी जमातें कहाँ हैं? पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ बैठी है? सदर पाकिस्तान जो कि एक वफाक की अलामत समझे जाते हैं और उनको तमाम पार्टीज ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान का सदर बनाया, उनका रोल किधर है? मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में जो मेरी ज़ाती राय हो सकता है, इससे इख्तिलाफ हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को म्यूचुअली कंसेंसस से अब हल होना चाहिए। मैं बांग्लादेश की तरफ इशारा नहीं करूँगा, लेकिन क्या आप मुल्क के अंदर जो हालात हैं
इस तमाम जितनी चपकलिश है सर, लेकिन हम सीख तो सकते हैं ना, जा सकता है, जब बिल्कुल हम सिमिलरिटी या कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन हम सीख सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर बानी पीटीआई ने ये एक जेस्चर दिया है कि वो बात के लिए तैयार है, देखिए क्यों हम लोग एडमिट नहीं करते, इधर उधर घुमाने फिराने की जरूरत ही नहीं है। जब तमाम सियासी जमातें खुद कह रही हैं कि जनाब उनके पास इख्तियार नहीं है, वो हुकूमत भी मजबूरी में कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती हुकूमत दी गई है। जो साबका आपके सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जनाब साबिक जो मिलिट्री जो लीडरशिप थी, उन्होंने तमाम चीज़ों को आर्किटेक्ट किया, उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने 9 मई से पहले उन्होंने जो बात करते रहे कि जनाब नो कॉन्फिडेंस मूव करवाया। तो अब ये एक रियलिटी है कि आप माने, मैं बार बार जो बात करता हूँ, इस हकीकत से क्यों इनकार किया जाता है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की अहमियत और मीडिया स्टेटमेंट की अहमियत ठीक है, आप अवाम को एक लिहाज से एक कह सकते हैं कि हर बंदा जिस अवाम के सामने ताकतवर बनने की कोशिश जरूर कर रहा है, वो ही अपने आप को साबित कर रहा है कि वो विक्टोरियस है। लेकिन तमाम लोगों को अगर देखा जाए, तमाम जितने हमारे इदारे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आए इस तमाम मीडिया वॉर के अंदर अवाम कितना पिस रहे हैं, अवाम को क्या नुकसान हो रहा है, उनकी बुनियादी चीजों के ऊपर फोकस है कि नहीं है। देखिए, इस वक्त आपका नॉर्दर्न एरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है सैलाब की वजह से। 3-4 आपके डिस्ट्रिक्ट कटे हुए, नॉर्दर्न एरिया से कटे, और आपको इशू ये है कि जनाब वो हुकूमत जाएगी कि आएगी, बानी पीटीआई से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज वो जलसा कर रहे हैं कि कल जो हम कैदी 804 के लिए मूवमेंट चलाना शुरू करेंगे, सवाबी में एक बहुत बड़ा जलसा इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज पे बिल्कुल, अगर हम बांग्लादेश लाइक सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो वजह क्या है, उसकी वजह ये होगी, उसका रीजन ये होगा कि आप स्टबर्ननेस से बाहर निकल आए, आप खुले दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। और क्या कोई दुश्मन तो नहीं है। बार बार अगर बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि जनाब वो इंडिविजुअल्स की बात करते रहे, इंस्टीट्यूशन की नहीं, तो इंस्टीट्यूशन जो है वाकई माँ जैसा होता है, बाप जैसा होता है, उसको चाहिए कि तमाम बच्चों को इकट्ठा करके इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी नहीं है। एग्जैक्टली, और एक बड़ी पार्टी है, ये एक हकीकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी, जैसे कि अदलिया की जानिब से भी ये रिमार्क्स हमारे सामने थे। लेकिन चले जुल्फिकार साहब की जानिब चलते हैं। जुल्फिकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस एक जो मौक़िफ़ आज सामने आ चुका है, जी हम बातचीत के लिए, हमारा वही मौक़िफ़ है 9 मई पे माफ़ी और वो वाले मामला। सर, आप क्या समझते हैं इस वक्त ऑप्शंस क्या बचते हैं पीटीआई के पास? दूसरा, जैसे जुल्फिकार साहब कह रहे हैं, शाह साहब कह रहे हैं कि स्टबर्ननेस को ख़त्म करना चाहिए, ये आप समझते हैं कि सिर्फ एक जानिबी यानी पीटीआई को कह देना कि ये स्टबर्न है, सारी सिचुएशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करवा रही, क्या उनको अकेले मोरूद इल्ज़ाम ठहराना ठीक होगा? आमना, देखें, अगर तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को समझती है पीटीआई वो पानी की तरह अपना रास्ता बनाए, ज़रूरी नहीं है उन रुकावटों को, जो सामने रुकावट आके उधर ही खड़े हो गए, वो रास्ता अपना बनाए। बनाना रास्ता इस तरह है, जब अहमद शरीफ साहब ने, डीजी ISPR ने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमसे बात नहीं, आप हुकूमत वक्त से बात करें। क्या का बात है? दूसरे को अपने जो राइवल है, जो अपने अपोनेंट हैं, उनको आप इसी तरह सियासत के ज़रिए अपने लोगों को इसी तरह आप उसको तसल्ली दिला सकते हैं। कर लें बात ना, गवर्नमेंट पे हावी हो जाए, गवर्नमेंट को चित करें, गवर्नमेंट के जो बातें गवर्नमेंट कर रही है लोगों को लाके बताएं कि ये हमारा पहला दौर चला हुकूमत के साथ, दूसरा दौर चला, तीसरा दौर चला, ये संजीदा नहीं है, ये सीरियस नहीं है। आप जाके अपने मुतालबात तो रखें, उनसे बात तो करें, आगाज़ तो करें। बातचीत, देखें, वाहिद हल है। ज़रूरी नहीं है कि आप, मुमकिन है कि आज 3 आप बज़ाहिर जो है लोगों को ना हो, लोग बज़ाहिर इस तरह लोगों को पता चल रहा हो कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ बात कर रहे हैं। मुमकिन है उनमें दूसरे लोग भी हों जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ते का हल, अगर बज़िद आप रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे। एक बात इस वक्त वार ऑफ नर्व चल रहा है, वो उनको ये कह रहे हैं कि 9 मई को हम बुला नहीं सकते हैं, आप कहते हैं 9 मई को बुला दें। मसले का हल उसी वक्त होगा कि आप जाकर उनके कहें। मुमकिन है कि 9 मई का इस तरह कोई एक रास्ता निकल आए कि केसेस लोगों पर बन जाएं, आप पर केस अदालतें फिर आपको रिलीफ दें। एक जुमले पे कमेंट भी करें और ये भी बताएं कि चले, मैं कहता हूँ दोनों तरफ से पीछे हट जाएं, लेकिन क्या जुल्फकार आप ये भी बताएं कि क्या इस सारी सूरत हाल में
जब ये किया जाएगा और आवाम को ये बताया जाएगा कि जी ये फौज ने खुद अपने आप 9 मई करवाया था, अब मुझे बताएं इसको कोई बर्दाश्त करेगा? मतलब बातचीत का कराया क्या हो सकता है? ये कि जी बातचीत शुरू हो जाए लेकिन ये तो खुद आपने कराया था, तो इस हालात में कोई गिव एंड टेक हो सकता है कि जब आप कम से कम यही कहना छोड़ दें कि आपने नहीं करवाया था, ये हुआ है किसी तरह हो गया। मेरे को एक राय है कि आप इतने मैं यही कह रहा हूं, वन बाय वन मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे आमना मुझे नजर आ रहा है कि मुझे एक मिनट मुझे बोलने दे, वन बाय वन ये नजर आ रहा है मुझे, आमना ये नजर आ रहा है कि मुझे ये नजर आ रहा है, देखिए ना, जरूर ये एहतिशाम साहब जो बात कर रहे हैं जरूर इसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि ना कभी आप क्यों आपने कसम उठाई हुई है कि मैं हुकूमत से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, वो मैं अभी जैसे भी है वो और इनके हाथ बंधे हुए हैं, अगर सुन ले, नहीं तो फिर देखे ना, अगर हाथ बंधे हुए हैं, जब आप डीजी ISPR कह रहे हैं कि हमसे बात ना करें, आप हुकूमत से बात करें, आप पॉलिटिकल फोर्स से बात करें, आप बात तो करें, स्टार्ट तो करें। मुमकिन है कि 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद इस तरह से चीजें हों, दरमियानी रास्ता ये निकल सकता है कि मुकदमात हों, आपको अदालतों से रिलीफ मिल जाए और ये भी स्टेब्लिश हो जाए कि एक तरफ ये कह दे कि 9 महीने जो वाकयात है उनको हम छोड़ा नहीं, हमने देखा सजाएं उन्होंने छोटी मोटी सजाएं भुगत कर उन्होंने ये कर दिया, वो भी प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे। दूसरी तरफ आपका भी मसला, ये मसला ज्यादा तबाही होगा कि आप अड़े रहें कि नहीं हमने, आप अपने नुमाइंदा मुकर्रर कर लें, ये क्या प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि फौज। लेकिन जैसे ही अदालतों से आपने रिलीफ की बात की ना सर, जो आपने अदालतों से रिलीफ की बात की, जैसे ही अदालतों से रिलीफ की बात होती है हुकूमत की जानिब से भी तो उस पर एक बैकफायर आता है और उस साथ ही वो कानून साजी उससे रिलेटेड शुरू हो जाती है, तो फिर बात के लिए माहौल बनाना तो दोनों साइड्स का काम है ना। जी जी नहीं आमना यही बात कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत को देखें, अगर तो पॉलिटिकल चाल चले हुकूमत को चित कर सकती है ना, हुकूमत को एक्सप्लोर कर सकती है। देखो हुकूमत जो है ये नहीं चाहती, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, लेकिन जब आप सिरे से ये कहें कि मैंने बातचीत ही नहीं करना उससे, मैंने तो बातचीत उनसे करना है, वो कहते हैं कि हमसे नहीं करें उनसे करें, तो मुझे बताएं कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी, रास्ता आपने ढूंढना है, मुश्किल में आप हैं, आपने रास्ता ढूंढना। चलें सर, आपका टेक आ गया। मैं शाह साहब आप क्विकली ऐड कर लें, आप ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं अगली मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था हमना कि देखिए आपके पास रास्ते हैं, जैसे कि शहजाद साहब ने मेरी बात कर भी दी कि आपके पास अगर अदालत के अंदर केसेस हैं, केसेस चल रहे हैं, बेशक जो शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं था उसे जो है बरी करना चाहिए। बाकी जो चपकलिश है वो अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ आपके पास और ऑप्शन है, जुडिशियल कमीशन बना लें, आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना लें, आप तमाम। आई टोटली अग्री विद यू कि ये मामलात के लिए जब अदालतें हैं वहाँ पे मामलात सेटल होते हैं, ये कानून भी हमारे सामने मौजूद है, तो ये सारी सिचुएशन आपका इस हवाले से टेक आ चुका है। आज के दिन के मुनासबत से 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि 5 बरस कबल आज ही के दिन मोदी सरकार ने कश्मीर को हड़पने की एक मकरूह चाल चली थी और मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 का खात्मा किया। यूँ कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है, खुसूसी हैसियत, उसे ख़त्म करके फोर्सफुली और अनलॉफुली भारत का हिस्सा उसे करार दे दिया गया था। आर्टिकल 35 और 370 में ये क्लियरली कहा गया था कि मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इसको खुसूसी कानून होगा इसके लिए। लेकिन भारत के गैर आईनी इक़दाम ने कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला और रद्द-ए-अमल से बचने के लिए निहत्ते कश्मीरियों और कश्मीरी क़यादत को नज़रबंद करके उनसे तमाम तर बुनियादी सहूलियात छीन ली ताकि कश्मीरियों की आवाज़ दबाई जा सके। अभी जो सारी सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये सवाल हम छोड़े जाते हैं और सारे सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि इसको कई साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक इस पर कोई वाज़ेह जो सारी सिचुएशन है, मैं इस पर क्विकली टेक लूँगी। तो शाम साहब ज़रा इस पर मैं चाहूँगी क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ साथ पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, वन लाइनर। हमने इसमें जो थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि जो भारत के ऊपर दबाव है, अगरचे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशल स्टेटस को छोड़ के कर दिया था मोदी साहब के हाथ में, जब इनको यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया था कश्मीर को, ये कहा गया था और मोदी साहब इस बात को मानते हैं कि ये खुसूसी हैसियत कश्मीर की बहाल कर दी जाएगी, तो शायद थोड़ी सी मेरा ख्याल है मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन एक बात अपनी जगह तय है कि वहाँ पे हिंदुस्तान में भी कहा जा रहा है कि तीसरी टर्म मुकम्मल होने के बाद ही कोई नई लीडरशिप आएगी
तो वो बातचीत का दरवाजा खुलेगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान। उस दौरान शायद ये मामला बेहतर हो सके। अदरवाइज आप देखते हैं एक वक्त आया था जब मुशर्रफ साहब गए थे आगरा, ये चीजें तय हो गई थी और वो कहते हैं कभी कभी ये मौके मिलते हैं जब ये फैसला किया गया था कि ट्रस्टीशिप सर वक्त की कमी मैं चाहूंगी कि हमारे बाकी पैनलिस्ट भी इस पे एल के अडवाणी ने सारी गेम खराब कर दी थी एक तरफ से। जी शाह साहब, देखिए मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंप्रोमाइज ना पाकिस्तान करेगा ना हिंदुस्तान करेगा, लेकिन जो बेसिक चीज है वो शायद जो मकबूजा कश्मीर के लोगों के राइट्स हैं, उनकी आज़ादी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या चाहते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लेबिसाइट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जो है वो अपनी पोजीशन और खासतौर पर जो हमारे OIC और इस्लामी ममालिक की कमजोरियां हैं और साथ साथ आपके जो UN का रिडंडेंट सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ सब तमाम की तमाम बुराइयों की जड़ दुनिया के अंदर, चाहे वो फलस्तीन का इशू है, चाहे आपका कश्मीर का इशू है, मेरे ख्याल में सोचना ये होगा कि आगे हम इस चीज से निकलते कैसे हैं। अब ये मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ही होगा, लेकिन इस वक्त मुझे आपसे मदद करूंगी। जुल्फिकार साहब की जानिब बढ़ूंगी। जुल्फिकार साहब, आपकी क्लोजिंग रिमार्क्स और हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बस मैं बिल्कुल मुख्तसर कहूँगा, आपकी बात जो है उसको मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ। इसका पर्पस जो था उस पॉपुलेशन को जो है इम्बैलेंस करना है कि हिंदुओं की तादाद वहाँ जाके बढ़ाएं ताकि जो है कल वो इंडिया जो है वो जो कर्फ्यू वाला सूरत-ए-हाल में वो हड़ताल ना हो सके, बाजार बंद ना हो, यूनिवर्सिटियां बंद ना हो, ये उनका मकसद था। और मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।